मेहता मेरे साथ मुकेश जी, हम दोनों यहाँ पर लगातार बैठे हुए हैं और आपके जो आप कंफ्यूजन अगर है कोई तो उसको दूर करेंगे कि मंत्रालय जो है उसमें अपडेट होगा, जो जीत के आए हैं उनको तो दिया जाएगा ही। और वित्त की बात करें, रक्षा की करें, गृह मंत्रालय की करें, विदेश की करें, सड़क परिवहन की करें, ये तो रिटेन होने वाला है। लेकिन अलाइज को क्या क्या आपको क्या लगता है? अलाइज को कैसे? जो सबसे ज्यादा जो शंका बनी हुई या सबसे ज्यादा जो रस्साकसी या कश्मकश जो कहें यहाँ पे, कश्मकश जो है वो रेल मंत्रालय को लेकर है, क्योंकि जेडीयू रेल मंत्रालय पे काम कर चुकी है। रामविलास पासवान जो है रेल मंत्री रह चुके हैं, नीतीश कुमार रेल मंत्री रह चुके हैं, और ये जो गठबंधन के साथियों को ये मंत्रालय बड़ा मंत्रालय, लेकिन ये दिया जाता रहा है। ग्रामीण विकास मंत्रालय है, ये भी बड़ा विभाग है, क्योंकि ये सब ऐसे विभाग हैं जिसमें अगर काम करते हैं तो आपका वोटर जो है वो आपसे डायरेक्ट कनेक्ट होता है। और ये काम ऐसे हैं, इन विभागों के काम जो आपको दिखते हैं। अब जहाजरानी विभाग ले लीजिए आप, उसमें क्या आप करते हैं आपको पता नहीं चलता है। हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसमें जो करते हैं लोगों को पता चलता है, लोग जो है उससे कनेक्ट होते हैं और आपको इसका चुनावी फायदा मिलता है। आपकी बात मैं एजुकेशन, रेलवे, पहले रेलवे पे एक बार कर लें। रेलवे का जिसका बजट अलग से निकलता है, तो कितना बड़ा ये मंत्रालय है, इसकी गंभीरता को आप यहीं से समझ सकते हैं। क्या रेलवे आपको लगता है ये जा सकता है? अगर इसको दिया जाएगा तो क्या टर्म्स रहेंगे? क्योंकि बिल्कुल, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, पहले रेल का बजट अलग होता था, लेकिन 2017 के बाद से रेल का बजट जो है मेन बजट में ही जोड़ दिया गया। और अब जो है वो अलग बजट नहीं होता है रेल का। और ये भी डिमांड की जा रही है एलाइज की तरफ से कि रेल को अलग किया जाए जैसा पहले था। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है इसको कि ये जो है एक नीतिगत फैसला था उनका, तो इस फैसले को मोदी बदलेंगे नहीं एलाइज के लिए। तो ये तो आप भूल जाइए कि अलग से रेलवे का बजट होगा। फिर से रेल मंत्रालय मिलेगा किसको, इस पे अगर कहें, क्योंकि बीजेपी चाहेगी इसको अपने पास रिटेन करना, क्योंकि बीजेपी के जो मोदी के जो ड्रीम प्रोजेक्ट्स हैं रेल में, वो बहुत आगे जा रहे हैं। जो बुलेट ट्रेन की लाइन बिछाई जानी है, जाल बिछाया जाना, पहाड़ी इलाकों में रेल को ले जाना है, और सुरक्षा के जो उपकरण जो आ रहे हैं, और अपने देश में स्वदेशी उपकरण जो है वो लाए जा रहे हैं। और इंजीनियरिंग जो है, अपने जो रेल डिपार्टमेंट का जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है वो इसमें काफ़ी R&D कर रहा है। तो ये जो सारे ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसको मुझे नहीं लगता है कि मोदी जो है किसी एलाइज के पास देंगे। और अगर मान लीजिए एलाइज को देते भी है तो वो भी जो है उस पे अपना करेंगे और अपना मॉनिटरिंग जो है वो अपना देते रहेंगे। ये सीधी तस्वीरें, बिल्कुल ये सीधी तस्वीरें आ रही हैं, अभी दिखाएंगे आपको पूरे अपडेट्स के साथ। ये सीधी तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। ये जो मेहमान हैं मुझे लगता है उनकी तस्वीरें हैं। और ये इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से लग रही है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बाहर का नजारा है, जहाँ पर हिंदुस्तानी पारंपरिक तरीके से जो भी मेहमान आ रहे हैं उनका नेपाल का झंडा लगा हुआ था। बिल्कुल, और पीछे देखिए उन्हीं की तस्वीर भी आप देख पाएंगे। हाँ बिल्कुल, प्रचंड जी की तस्वीर पीछे आप देख पाएंगे। और ये नेपाल से जो अतिथि आ रहे हैं उनका वेलकम करने के लिए यहाँ पर ये तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। और ये लीजिए, बिल्कुल ये आ गए हैं नेपाल से, जो लीडर्स हैं नेपाल के वो आ चुके हैं, और उनका स्वागत करने के लिए इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये तैयारियां जो हैं वो पूरी हो चुकी हैं। और उन्हीं की तस्वीर आप यहाँ पर देखिए। बिल्कुल मुकेश जी, ये अब ये है कि जो टेंशन, बिल्कुल पुष्पदहन प्रचंड अपनी पत्नी के साथ जो है वो आए हैं, और उनके साथ उनकी टीम भी है। भारत के विदेश मंत्रालय की तरफ से एक अधिकारी वहाँ पर है जो उनको रिसीव कर रहे हैं। पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत भी किया जा रहा है। जो पारंपरिक नृत्य है उनके स्वागत में वहाँ पर किया जा रहा है। जितने भी मेहमान आ रहे हैं उनका भारतीय तरीके से, भारतीय पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया जा रहा है। पुष्पकमल दहल प्रचंड इनका पूरा नाम जो है, एक लंबा नाम। और इसी में महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर ये नेपाल का फ्लैग गाड़ी में जब आया, मुझे समझ में आया कि नेपाल के हमारे अतिथि जो है मेहमान है। और पड़ोसी राज्यों में नेपाल बहुत अहम भूमिका निभाता है, और सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी चीन से भी नेपाल का जो है लेना देना है, उसका बॉर्डर है। और देखिए नेपाल देश की अगर हम बात करें, और वहां पर जो चीफ गेस्ट यहाँ से वहां से भी आए हैं, उनका आना तय है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर डिप्लोमेसी की बात की जाए तो नेपाल की क्या भूमिका रहेगी? क्योंकि बिहार से भी उसका, उत्तर प्रदेश से भी नेपाल में अभी जिस तरीके की सरकार है और नेपाल से भारत के जो संबंध है वो बहुत अच्छे अभी नहीं है संबंध। लेकिन ये डिप्लोमेसी भारत की तरफ से, जब श्रीलंका से भी आपके संबंध अभी उतने अच्छे, लेकिन श्रीलंका को भी बुलाया गया है वहां पर। और खासतौर पर देखिए नेपाल जो है एक बफर स्टेट है, चाइना और भारत के बीच में नेपाल एक बफर स्टेट है। और बफर स्टेट होने के नाते जो है इसकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है। यानी चाइना कुछ भी डायरेक्ट आपके साथ नहीं कर सकता, बीच में जो है नेपाल है। और इसलिए नेपाल चाइना के लिहाज से भी और भारत के भी लिहाज से जो है ये जो स्टेट है ये काफी महत्वपूर्ण जो है ये देश हो जाता है। और यहाँ पर
हिंदू राष्ट्र पहले था। ये 2015 में संविधान को परिवर्तित किया गया। वहां पर जो कम्युनिस्ट की सरकार आई उसने संविधान का परिवर्तन किया 2015 में। और धर्मनिरपेक्षता शब्द जिस तरीके से 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जो है धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़ दिया था हमारे संविधान में, उसी तरीके से 2015 में नेपाल के संविधान को बदल दिया गया और वहां पर संविधान में धर्मनिरपेक्ष संविधान को लाया गया। और तभी से लेकर के आज तक वहां से फिर से ये नेपाल को हिंदू राष्ट्र बनाने की जो है लड़ाई जो है लड़ी जा रही है। ये नरेंद्र मोदी जी का राजनीतिक सफर भी बता रहे हैं। 85 से 2001 बीजेपी में अलग अलग जिम्मेदारियां इन्होंने निभाई हैं और राजनीतिक सफर में 2001 में पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री ये बने थे। ये ग्राफिक्स के माध्यम से आप जानिए। 2001 से 2014 तक गुजरात के ये मुख्यमंत्री रहे और तभी ये लाइमलाइट में हमेशा बने रहे हैं। और दिल्ली से हमारे साथ और जानकारी देने के लिए दिव्या हमारे साथ जुड़ी हैं। दिव्या, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आपके पास क्या अपडेट्स हैं, पहले उससे शुरुआत करते हैं। जी बिल्कुल, सुबह से लगातार मैं अब तक विजय चौक पर मौजूद हूं और विजय चौक से जो अपडेट सामने आ रही है मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से हम सुबह से ही तस्वीरें विजय चौक की दिखा रहे थे कि हाई सिक्योरिटी यहाँ पर अलर्ट किया गया था, लेकिन किसी की आवाजाही जो है वहां देखने को नहीं मिल रही थी। लेकिन अब धीरे धीरे बात की जाए तो जो है सिक्योरिटी में बदलाव देखा जा रहा है। एनएसजी कमांडो की सुबह बात की जा रही थी कि वो अब तक नहीं पहुंचे, या फिर बात की जाए ट्रैफिक एडवाइजरी की, जिस तरीके से तमाम रूट डाइवर्ट किए गए थे। जो विदेशी मेहमान दिल्ली की ओर प्रस्थान करने वाले थे वो लगातार आने शुरू हो गए हैं। और जिस तरीके से हमने देखा कि अभी मोदी जी के साथ चाय पे चर्चा हुई है, उसके बाद जितने भी मंत्रिमंडल के जो जिनका नाम सामने आ रहा है वो लगातार अपने घर की ओर निकल गए हैं और धीरे धीरे जो है राष्ट्रपति भवन की तरफ उनका जो आवागमन है वो शुरू हो चुका है। तो हाई सिक्योरिटी है। ड्रोन जो है उस पर, ड्रोन उड़ाने पर भी पाबंदी लगाई गई है। जिस तरीके से देखा जा रहा है 3000 से भी जो ज्यादा अर्धसैनिक बल है उनकी यहाँ पर तैनाती की गई है, ताकि कोई भी जो गलती है सुरक्षा व्यवस्था में कोई चूक ना हो सके, इसका भी खासतौर पर इस बार ध्यान रखा गया है। जिस तरीके से G20 के हालात हमने देखे कि पूरी दिल्ली को कहीं ना कहीं छावनी में तब्दील कर दिया गया था, आज वैसा ही नजारा राजधानी दिल्ली में नजर आ रहा है जब प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी तीसरी बार शपथ ग्रहण करेंगे। वैसा ही कुछ नजारा इस वक्त राजधानी दिल्ली का बना हुआ है। दिव्या, तैयारियां कैसी दिख रही हैं वहां पर आपको? एकदम साज सजावट से लेकर सड़क का पूरा जो इंतजाम किया गया है अभी, जैसे क्योंकि शाम का समय सब समारोह होने वाला है तो ये तो तय है कि भाई धीरे धीरे ही लोग आएंगे, डिग्निटरीज भी धीरे धीरे ही वहां पर पहुंचेंगे, लेकिन तैयारियों के लिहाज से मौसम से लेकर शुरुआत करिए और कैसा माहौल है वहां पर, ये बताइए। संभागों के अंदर जिनके हाईएस्ट लीड है उनको हम साथ ले जा रहे हैं। सर, दो लोग जो है कैबिनेट में शामिल हो रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मध्य प्रदेश से, क्या कहेंगे सर? अब मेरे को तो कुछ कहना नहीं, लेकिन आप मोदी जी को जानते नहीं हो, मैं तो जानता हूँ। जो शपथ ले ले तब मैं मानूं। अच्छा, थैंक यू। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री वो भी दिल्ली पहुंच चुके हैं और इस शपथ ग्रहण समारोह में वो भी हिस्सा लेंगे। जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने उप मुख्यमंत्री, उन सबको भी आमंत्रित किया गया, वो भी अतिथि के रूप में इस ऐतिहासिक क्षण का हिस्सा बनेंगे। नितिन गडकरी सर, उनका भी प्रोफाइल बता रहे हैं। 2009 से 2013 भारतीय जनता पार्टी के 9वें अध्यक्ष के रूप में इन्होंने कार्य किया। इनकी भी जीत महत्वपूर्ण है। 75 छात्र जीवन से इन्होंने राजनीति में एबीवीपी से इन्होंने अपनी शुरुआत की थी और उसके बाद वो महाराष्ट्र के विधान परिषद के सदस्य बने थे और फिर महाराष्ट्र में बहुत अच्छी 1995 में महाराष्ट्र की सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री बने थे, पीडब्ल्यूडी मंत्री बने थे, वहीं से इनकी पहचान बनी थी और 2009 में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे। मतलब टॉप पोजीशन पे, बिल्कुल टॉप पोजीशन बने, 13 तक वो रहे थे। और दिव्या हमारे साथ लगातार जो है दिव्या भी बनी हुई है। दिव्या, अगर आपको आवाज आ रही है तो मैं एक चीज जानना चाहूंगा कि नो फ्लाइंग जोन भी बनाया गया है दिल्ली को, आज और कल 2 दिन नो फ्लाइंग जोन रहेगा क्या? जब तक विदेशी मेहमान चले नहीं जाते हैं तब तक ये नो फ्लाइंग जोन बना रहेगा? जी बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा कि 9 जून और 10 जून ये 2 वो दिन है जब पूरी दिल्ली के अंदर धारा 144 लागू कर दी गई है और दिल्ली में हाई अलर्ट रहेगा। ऐसे में नो फ्लाइंग जोन यानी कि ड्रोन उड़ाने की भी परमिशन राष्ट्रपति भवन के आसपास बोले या फिर पूरा का पूरा जो सेंट्रल दिल्ली का, जहां पर तमाम बड़े नेता से लेकर मंत्रिमंडल का जहां विस्तार होगा, जहां पर तमाम जो सांसद है उनके घर है, उसके आसपास भी किसी तरीके से ड्रोन उड़ाने की परमिशन नहीं है। और जिस तरीके से बता दें कि विदेशी मेहमान आने वाले हैं और आज के दिन
वो यहाँ रुकेंगे और कल भी उनके रहने की संभावना जताई जा सकती है। तो ऐसे में 2 दिन जो है बिल्कुल भी नो फ्लाइंग जोन बना दिया गया है किसी तरीके से, और यहाँ तक कि साथ में 5 कंपनियां ऐसी है जहां से अर्धसैनिक बलों को बुलाया गया है, जिसमें एनएसजी कमांडो भी है, स्नाइपर्स भी शामिल है और साथ में ड्रोन व्यवस्था करने वाले वो लोग भी है जो ड्रोन के माध्यम से भी निगरानी। कहीं कोई ऐसी गलती या कोई ऐसी हलचल तो नहीं हो रही है व्यवस्था को चूक करने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल।